नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम बंगाल विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। सरकार की तरफ से बंगाल विभाजन का जो कारण बताया गया वो कारण था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इसमें प्रशासन को संभालने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के लिए, प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये थी कि बंगाल में उस समय राष्ट्रवाद अपने चरम पर था, बहुत मजबूत था और ये ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का विषय था। इसलिए राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। बंगाल जब संयुक्त बंगाल था तो संयुक्त बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र थे? उसमें आते थे वर्तमान पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान बिहार और वर्तमान उड़ीसा। तो ये बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था संयुक्त रूप से। लेकिन फिर इसको बंगाल विभाजन के दौरान इसको विभाजित कर दिया गया। और इसको किस प्रकार विभाजित किया गया? इसको इस प्रकार विभाजित किया गया कि इसके दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्से में रखा पश्चिमी बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को, और इसकी राजधानी बनाई कोलकाता। ओके, फिर से बोलता हूँ, एक हिस्से में रखा पश्चिमी बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को, और इसकी राजधानी बनाई कोलकाता। और दूसरे हिस्से में रखा ढाका, चिटगांव और जो बंगाल के राजशाही खंड थे उनको असम के साथ रख दिया और इसको नाम दिया पूर्वी बंगाल व असम। इस प्रांत का नाम दिया पूर्वी बंगाल व असम और इसकी राजधानी बनाई ढाका को। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि बंगाल का विभाजन किस प्रकार हुआ। अब इसमें जो अंग्रेज है उनकी ये योजना थी कि बंगाल में जो बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा का बहुत अधिक प्रभाव था। जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल के लोग बंगाली भाषा से अपने आप को बहुत कनेक्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम, अगर राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना है तो क्यों ना हम जो बंगाली भाषी लोग हैं इनको ही तोड़ देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग धर्म, जाति, वंश, समुदाय से इतने कनेक्ट नहीं होते हैं जितने कि एक लैंग्वेज से कनेक्ट होते हैं। एक कोई सा भी व्यक्ति हो, वो ए व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की भाषा बोलता है और बी और सी, इसमें से बी ए वाली भाषा बोलता है कि जो ए की जो भाषा है मातृभाषा वही बी की भाषा है, और जो सी की भाषा है वह इनसे अलग भाषा है। लेकिन बी और सी का धर्म एक है और ए और बी का धर्म एक है। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम चांस ये है कि जो ए और बी है इनके मध्य कनेक्शन ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि इनकी भाषा सेम है। भाषा आदमी को बहुत अधिक कनेक्ट करती है बजाय धर्म और जाति के। तो इसी तर्ज पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो बंगाली भाषा थी, तो इसमें पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषी लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया, यानी कि इसमें हिंदी और उड़िया भाषी लोगों को डाल दिया, बिहार और उड़ीसा के लोगों को डाल दिया और बंगाली लोगों को डाल दिया, जिससे जो बंगाली भाषा का जो प्रभाव पहले बहुत तेज था वह बहुत अधिक था, वह कम हो गया। और इधर जो बांग्लादेश है इसमें टोटल बंगाली रखे, लेकिन इधर भी एक उन्होंने खेल किया कि इधर मुसलमान मेजॉरिटी में थे और इधर हिंदू जो है अल्पसंख्यक थे। और इधर भी क्या थे, इधर हिंदू बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे, और इधर मुसलमान माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे। ठीक है, तो दो प्रकार के उन्होंने कार्ड खेले, एक तो लैंग्वेज वाला कार्ड और एक हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड, कि इनको
लैंग्वेज के आधार पर भिड़ाया जाए, लैंग्वेज के आधार पर कमज़ोर किया जाए, और दूसरा हिंदू मुस्लिम के नाम पर इनको भिड़ाया जाए ताकि बंगाल में जो राष्ट्रवाद है वह कमज़ोर हो सके। ओके, तो इतनी बातें हो गई हमारी। सरकार ने 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा कर दी। ओके, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया। समझ गए कि सरकार ने विभाजन की घोषणा की 20 जुलाई 1905 को और इसको इम्प्लीमेंट किया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन किया गया तो इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सभी लोगों से यह आह्वान किया कि इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के अवसर पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा और इसकी प्रासंगिकता और इसकी प्रसिद्धि इसी बात से हम लगा सकते हैं कि ये गीत कितना प्रासंगिक, कितना प्रसिद्ध रहा होगा कि ये गीत आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो इससे समझ सकते हैं कि आमार सोनार बांग्ला बंगालियों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। ओके, तो इस विभाजन के विरोध के लिए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन करने का निश्चय किया गया। अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता की एक जगह है टाउन हॉल, कलकत्ता में एक टाउन हॉल है, वहाँ पर एक ऐतिहासिक बैठक होती है और यहाँ पर औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन करने की घोषणा की जाती है। जैसे ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है उसी के साथ पूरे बंगाल में जनसभाएं आयोजित की जाती है जिनमें स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना तथा जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना, ये उसमें निर्णय लिया गया। यानी कि 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है और जैसे ही आंदोलन आरंभ होता है तो बंगाल में अलग अलग जगह पर जनसभाएं आयोजित होती है और इन जनसभाओं में क्या फैसले लिए जाते हैं, इनमें फैसले लेते हैं कि हम लोग स्वदेशी को अपनाएंगे, भारतीय वस्तुओं को अपनाएंगे, भारतीय विचारों को, भारतीय संस्था, भारतीय शिक्षा को अपनाएंगे और ब्रिटिश वस्तुओं को, ब्रिटिश विचारों को, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे। ये सभी जगह निर्णय लिए जाते हैं। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और जो विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं, विदेशी कपड़े बेचने वालों की दुकानें हैं, उनके सामने धरने दिए गए, विरोध प्रदर्शन किए गए। स्वदेशी जो आंदोलन है यह पर्याप्त रूप से सफल रहा था। इसका कैसे क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि उस समय जो बंगाल है और जो थोड़ा बहुत भारत है, तो उस समय जो बंगाल है वह बंगाल में और शेष भारत में आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर बनने लगा था। क्योंकि अगर सब जगह स्वदेशी वस्तुओं की मांग होगी तो उनके लिए फिर मांग सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जैसे डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई के लिए भी ज़रूरत होगी। तो सप्लाई करने के लिए जो है अनेक कपड़ा मिलें खुली, अनेक साबुन की फैक्ट्रियां, साबुन की दुकानें खुली, दिया सलाई के कारखाने खुले, हैंडलूम खुले, राष्ट्रीय बैंक खुले, बीमा कंपनियां खुली। क्योंकि डिमांड बढ़ी स्वदेशी की और इसको पूर्ति करने के लिए जो है सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी और सप्लाई करने के लिए जो है स्वदेशी चीज़ों की जो है स्वदेशी चीज़ों का जो है कारखाने खुले, दुकानें खुली, हैंडलूम खुले, बैंक खुले, कंपनियां खुली। ओके, और आचार्य पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। सभी लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं, सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों इत्यादि का बहिष्कार किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया, हिंदुओं और मुसलमानों ने भाग लिया। मुसलमानों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? मुसलमानों के प्रमुख नेता थे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मुजफ्फर खान आदि। मुसलमानों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मुजफ्फर खान आदि। आनंद मोहन बोस ने भाईचारे को तथा एकता को बढ़ाने के लिए और एकता को प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए
16 अक्टूबर को फेडरेशन हॉल की स्थापना की। इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वे थे युवा। युवा इस आंदोलन की जान थे और इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को एक कार्लाइल सर्कुलर निकाला। अब कार्लाइल सर्कुलर क्या है? कार्लाइल सर्कुलर ये है कि जो बंगाल की सरकार थी उसने मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखा और उसमें ये आदेश था कि जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जाकर ये कहो कि अगर आपके स्कूल और कॉलेज से कोई भी छात्र अगर इस आंदोलन में भाग लेता है तो आपकी जो सरकारी सहायता है वह बंद कर दी जाएगी। और इसी कार्लाइल सर्कुलर की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और इसका विरोध हुआ 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में। इसके विरोध स्वरूप 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेताओं ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया। नेशनल एजुकेशन काउंसिल स्थापित करने का फैसला लिया गया इस सम्मेलन में। इस परिषद का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय नियंत्रण के द्वारा जो भारतीय जनता है उसको इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दें जो कि राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। एक बार फिर से बोलता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्य की, विज्ञान की और तकनीकी की शिक्षा दे जो कि राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। और इसी की तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को एक बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। इसी की तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और इसके प्रथम प्रिंसिपल बनाए गए अरविंद घोष। ओके, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रचार प्रसार करने का काम कर रही थी डोन समिति। एक समिति थी जिसका नाम था डोन। ये समिति बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसार करने का कार्य कर रही थी। इस समिति की, डोन समिति की स्थापना 1902 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। और ये क्यों की थी? ये विश्वविद्यालय कमीशन का विरोध करने के लिए डोन समिति की स्थापना की गई थी सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। इसके अलावा जो स्वदेशी आंदोलन है उसका प्रभाव साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पड़ रहा था। बहुत सारे कवि लेखकों ने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारे कविताएं लिखी और भी बहुत सारे जो है उपन्यास लिखे। इनमें थे रविंद्रनाथ टैगोर और रजनीकांत सेन और भी अन्य कवि, लेखक, उपन्यासकार थे। तो इस आंदोलन का प्रभाव साहित्य, सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। एक रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की और इसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण करना तथा उसका विकास करना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का उद्देश्य था प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण करना तथा उसका विकास करना। और जो ये सोसाइटी थी, जो ये संस्था थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, यह चुने हुए जो उत्कृष्ट कलाकार है उनको छात्रवृत्ति भी देती थी, उनको स्कॉलरशिप भी देती थी। और इसमें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम विद्यार्थी थे नंदलाल बोस। ओके, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात और जान लेते हैं हम कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही जो प्रसिद्ध भारत माता की जो पेंटिंग है उसको बनाया था। प्रथम बार ये विचार भारत माता की पेंटिंग के माध्यम से ही आया था कि जो भारत देश है
उसको एक माता के रूप में घोषित कर दिया गया, उसको एक माँ के रूप में घोषित कर दिया गया। और आप जानते हो कि माँ के प्रति व्यक्तियों की, भारत में लोगों की कितनी रिस्पेक्ट होती है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ कि समाज के लगभग हर वर्ग ने इसमें भाग लिया, लगभग हर वर्ग को ये साथ मिलाकर चला स्वदेशी आंदोलन। इसमें स्त्रियों ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में पहली बार भाग लिया और पहली बार इसी आंदोलन के दौरान श्रमिक वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक ढांचा देने का प्रयास किया गया। राजनीतिक रूप से जो उनकी समस्याओं को राजनीतिक मंच प्रदान करने का प्रयास किया गया पहली बार स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किया चिदम्बरम पिल्ले ने। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में किसने नेतृत्व किया, तो ये थे चिदम्बरम पिल्ले ने। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया लाला लाजपत राय ने। और स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया अजीत सिंह ने, जो कि भगत सिंह के चाचा थे। ओके, स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम था स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सर्वप्रथम सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ओके, स्वदेशी आंदोलन की सफलता को देखते हुए 1906 में कलकत्ता का INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित हुआ और इसमें अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 प्रस्ताव, 4 संकल्प पेश किए गए। एक तो स्वदेशी का संकल्प, यानी कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी का संकल्प इसमें रखा गया। एक संकल्प रखा गया बहिष्कार का, विदेशी वस्तुओं, विदेशी विचारों, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना। एक संकल्प रखा गया स्वराज या स्वशासन, यानी कि हम जो है स्वयं का शासन चाहते हैं भारत में। और एक संकल्प रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये 4 संकल्प रखे गए स्वदेशी आंदोलन की सफलता को देखते हुए। ओके साथियों, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।